हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं आपका 1000 क्वेश्चन सीरीज में जो भी प्रैक्टिस है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लास्ट फेज का क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। मुझे लगता है कि बच्चों का एक्साइटेशन बढ़ना चाहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि मैंने देखा है कि मार्केट में चारों तरफ एक र्यूमर फैला दिया गया है, चाहे टीचर्स ने फैलाया हो, चाहे बच्चों ने, चाहे सबने मिल करके काम किया हो, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बोला जाता है ये रटने वाला सब्जेक्ट है ना। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है वो, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फिर पेन और पेपर ले लीजिए, चेहरे पे स्माइल लाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है इन द एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 1 एंड ms इज इक्वल टू -12। यहां पर आप देखेंगे तो m mod इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू +1 एंड m इज इक्वल टू -1 बोथ, है ना। ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। आइए देखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है ना। ये L की वैल्यूज हो गई। और अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और +1। 2 अगर M की, तो यहां पर M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2, है ना। इसी तरह अगर 3 अपने पास है तो यह हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। क्लियर। अब हमें क्या देखना है, m इज इक्वल टू -1। m की कोई भी एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर +½ का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और -½ का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जिसमें से आधे इलेक्ट्रॉन तो अपवर्ड स्पिन वाले यानी कि +½ वाले और आधे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन वाले यानी कि -½ वाले होंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। अच्छा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2K14 का क्वेश्चन है, हमारे हर बच्चे को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन फिगर 2.2, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो ये फिगर 2.2 आपके सामने गिवन है। पहले हम ये समझना है कि वेवलेंथ होती क्या है। वेवलेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं एक वेव में जो हमें पढ़ना होता है। हमें वेव, किसी भी वेव के बारे में उसका वेवलेंथ पढ़ना है, उसका एम्पलीट्यूड पढ़ना है, उसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, उसका टाइम पीरियड पढ़ना है, उसकी वेलोसिटी पढ़ना है ना, और उसका वेव नंबर पढ़ना है। इतनी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होती है किसी के वेव के बारे में। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं बेटा हमारे पास टोटल किसी भी वेव के बारे में पढ़ने के लिए, है ना। तो ये जो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, इनमें से वेवलेंथ क्या होता है आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पीक दिख रहा है और यहाँ पर ये पीक दिख रहा है। वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है, 2 ट्रफ या 2 क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, हमारी वेवलेंथ कहलाएगी, है ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन के नाम पे हमें क्या दिया गया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 2.16 पिकोमीटर। और अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें, फिर इसको ऐसे डिवाइड कर दें और यहां पर ऐसे डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे ये भी 2.16 हो जाएगा, ये भी 2.16 हो जाएगा और ये भी 2.16 हो जाएगा, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका बेटा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 × 2.16,
है ना। ये पिकोमीटर में है तो हम भी पिकोमीटर में ही लिख लेंगे, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, तो 8.64 पिकोमीटर, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग रूल्स विद देयर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हुंस रूल, अबोव प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया गया है। हुंस रूल के बारे में डिस्कस कर लें। हुंस रूल के बारे में क्या है, कैसे समझेंगे हुंस रूल। आप सबको पता है अगर हमारे पास p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, वन विद अपवर्ड स्पिन एंड अनदर विद डाउनवर्ड स्पिन के साथ। तो अगर यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हुंस रूल ये कहता है कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, फिर अगर आपके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप फिर विद ऑपोजिट स्पिन आप फिर से रिपीट करना स्टार्ट करिए। यही है हुंस का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल, है ना। अबोव प्रिंसिपल एक्चुअल में ये n+l रूल कहलाता है, और n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। n+l की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होती है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, n+l की वैल्यू कम तो एनर्जी की वैल्यू कम। और ये रूल फॉलो किया जाता है सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में। जैसे आपको बताना हो कि 3d और 4s में कौन पहले इलेक्ट्रॉन पाएगा, है ना, तो हम लोग n+l रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। n+l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोनों केसेस में। जैसे हमारे पास 3d हो गया और 4s हो गया बेटा, है ना, तो हम यहाँ n की वैल्यू, ये जो आगे लिखा यही n की वैल्यू है, 3 हो गया। यहाँ पर ये जो आगे लिखा है n की वैल्यू है 4 हो गया। l की वैल्यू उस दिन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, l = 0 1 2 3 s p d f। तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4। तो n+l की वैल्यू जिसके लिए कम, एनर्जी की रिक्वायरमेंट एनर्जी उसके लिए कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा, इसलिए हम 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, है ना। इन केस कभी n+l की वैल्यू सेम आ गई तो सेम आने की वजह से क्या करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कम मतलब लोअर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो लोअर सेल के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है ना। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है, हुंस का फर्स्ट एंड सेकेंड रूल, सॉरी n+l का फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। अगला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम नहीं हो सकती हैं। अगर इन केस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हैं किसी भी तरह से, मतलब n l m की वैल्यू सेम है, तो s की वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट, 100% s की वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना। आपको मैंने वैसे ही बता दिया था बेटा कि अगर हमारे पास क्वांटम नंबर है तो क्वांटम नंबर एग्जैक्टली कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना, एक इलेक्ट्रॉन की आई कार्ड की तरह है क्वांटम नंबर। जैसे हमें पता है कि हम सबके पास अपने आधार कार्ड होते हैं, तो हमें यह भी पता है कि 2 अलग अलग इंसान के आधार कार्ड सेम नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा कभी हो गया इसका मतलब दोनों इंसान सेम ही हैं। इसी तरह 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी सेम नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी सेम ही हैं, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में हो गया। अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किसी भी, अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम, है ना, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली करेक्टली फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एनर्जी डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, यही हमारा हुंस रूल हो गया, है ना। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। एंड अबोव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ये देखिए यहाँ पर मैचिंग हो गई। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, और ये चारों के चारों लॉज आप सबको हर हाल में पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मैटर वेव का मतलब क्या है बेटा, मैटर वेव को हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है लेमडा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h/p।
h is the Planck constant and p is the linear momentum. So h divided by p is equal to mv. m is the mass of particle and v is the velocity of particle. Okay, और ये क्या होगा, h divided by under root 2 into mass into kinetic energy. ये इसके बराबर हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट मास एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी रिप्लेस्ड बाय EV नॉट. ओके, तो इतने सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं इसके. क्लियर, सब लोग इसको नोट कर लें. इससे ज्यादा कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव के बारे में इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको ये समझ में आता है. ठीक है, अगर किसी को ये समझना हो कि डेरिवेशन कैसे आया, सिंपल सी बात है, इस पे हाफ mv स्क्वायर किसी तरह इसको चेंज कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, है ना, आसानी से. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो बेटा आप ये देखो, वेवलेंथ अगर कम होनी है, शॉर्टेस्ट होनी है, तो उसका मास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी मास आपको सबको पता है. सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का मास होगा और मास अगर इसका हाई होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी सबसे कम यानी कि शॉर्टेस्ट होगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें. अगला क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ. अगेन बेटा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव का क्वेश्चन है. लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p एंड p इज द लीनियर मोमेंटम रिप्लेस बाई m इंटू b. अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ. और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है, लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइड बाई मास. मास कितना दी गिवन है, 100 ग्राम, एंड वेलोसिटी कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, h की वैल्यू आपको पता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है और ये SI यूनिट या MKS यूनिट है ना, जबकि ग्राम जो है ये CGS यूनिट है. तो आपको सबको एक ही मीट्रिक यूनिट में रखना पड़ेगा, सबको MKS में बदलना पड़ेगा. तो ये 100 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना. और बाकी कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको फॉर्मूला रखना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें. ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा. ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इसे सॉल्व करके बता दीजिएगा. IIT JEE 2004 का क्वेश्चन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल और सीखने वाला क्वेश्चन है बेटा. और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपको आमतौर पे ऑनलाइन क्लासेस या इन सब जगहों पे देखने को नहीं मिलेंगे. अपन इन सब बारे में भी डिस्कस करेंगे. देखिए IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है. यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है और फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ पर psi 2s दिया गया है और बोला गया है कि where a0 is the Bohr radius, let the radial node in 2s be at r0, then find r in the term of a0. ओके, पहली बार बेटा यहाँ पर psi लिखा हुआ है. psi क्या है, ये psi सिंपली वेव फंक्शन है. क्या है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है psi. इसका मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव के, जो मैंने अभी कुछ पैरामीटर्स का डिस्कशन किया था, all parameters are also applicable for wave function psi. ओके, और अगर हम psi स्क्वायर की बात करें, so psi square is the place where the probability of finding an electron is maximum. So basically psi square is the representation of an orbital. Okay, this is the representation of orbital or a space where the probability of finding an electron is maximum. Okay, सो अगर इन केस वो ये कह रहा है कि रेडियल नोड, सो व्हाट इज नोड. पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि नोड एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य या जीरो के बराबर होती है ना. तो अगर रेडियल नोड की बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. क्लियर है ना. Always node is represented by psi square is equal to 0 and orbital is represented by psi square is not equal to 0. क्लियर रखना इतनी बात, है ना. तो अगर psi square 0 कर दें तो हम इस पूरे का स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे. तो अगर इसका हम स्क्वायर करें और 0 कर दें तो आप देखना ये पूरा का पूरा उस साइड जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां मल्टीप्लाई में, ये भी उस साइड जाके 0 हो जाएगा. तो फाइनली क्या बचेगा बेटा, 2 माइनस r0 डिवाइड बाई a0 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू r0 डिवाइड बाई a0. हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a0. तो r बोल रहा है a0 के टर्म में, तो अगर इसको हम r मान लें तो ये हो जाएगा 2a0.
सो दिस इज द आंसर। देखो कितना प्यारा, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, है ना। हमें बस इतना समझना है कि वो कह रहा है रेडियल नोड इन 2s, तो 2s में रेडियल नोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे, और साई स्क्वायर एक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसे नोड कहते हैं, और फिर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है वो साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करके और 0 की इक्वल कर देंगे। ऐसी कंडीशन में ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये 0 हो जाएगा, ये वाला जो अपने पास है टर्म ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर 0, तो r इज इक्वल टू 2a0 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ये एग्जैक्ट, है ना। मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल में जो आगे लिखा बेटा मैं बार बार सिखाता आ रहा हूं, यही n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3, और l की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, p के लिए 1 लिखेंगे, है ना। आपको मैं ये भी कई बार सिखा चुका हूं कि 0 1 2 3 s p d f, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हमें ये सब पता लग गया। अब मैंने आपको सिखाया था टोटल नोड का फॉर्मूला कितना होता है, n-1, और टोटल नोड में दो तरह के नोड होते हैं। कौन सा, पहला होता है एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, एंड दूसरा होता है रेडियल r स्फेरिकल नोड, है ना। और ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, n-l-1, ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब अगर वो कह रहा है कि हाउ मेनी नोड्स, तो टोटल नोड बता दो बेटा कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो टोटल नोड हमारे पास आ गए 2। एंगुलर नोड कितना होगा, l की वैल्यू के बराबर, वो कितना है 1, टोटल नोड 2, एंगुलर नोड 1, तो ये कितना बचेगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, है ना। सारे तरह के नोड मैंने बता दिए, आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। IIT 2004 का क्वेश्चन था बेटा ये। अब एक चीज मैं इस डायग्राम के बारे में समझाना चाह रहा था, ये प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसका जरा सा मीनिंग समझना है हमें। आपने अभी देखा कि 3p के केस में बेटा टोटल 2 नोड हो रहे थे, एक था रेडियल नोड और एक था एंगुलर नोड। 3p का स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है ना। p हम सबको पता है बेटा, स्फेरिकल कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ये आपके सामने बना हुआ है। आप ये देखेंगे इसके बीच में, देखिए सब लोग, ये दिख रहा है सबको, तो इसके बीच में ये प्लेनर नोड है ना, या एंगुलर नोड है, ठीक है, एक हो गया। और ये पूरा एरिया, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है ना, और ये कैसा है, स्फेरिकल नोड है ना। अब समस्या आती, बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता है, बहुत आसानी से समझना बेटा। ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है ना, ये देख रहे हो आप r स्क्वायर, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किसका रिप्रेजेंटेशन है, नोड का, है ना। तो आप ये समझना बेटा, इस लाइन से कहीं भी कुछ टच होगा तो वो 0 के बराबर होगा, इस बात को समझ रहे होगे ना। तो जितने नोड होंगे टोटल, ये उतनी बार x एक्सिस को कट करेगा। टोटल 2 नोड है ना, तो 1 और 2 टाइम्स यहां पर कट किया, है ना। अब अगर मान लो मैं कहता कि 4p के लिए हमें डायग्राम बनाना है, तो 4p के लिए टोटल नोड की वैल्यू कितनी होती, n-1, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो जाती। तो ये इस डायग्राम को 3 टाइम्स कट करता, है ना। और 3 टाइम्स कट करने का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती, 1 2 3 टाइम्स कट किया, बन गया डायग्राम हमारा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से मैंने ये सिखाने की कोशिश की यहाँ पे कि देखो ये वाला एरिया, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए देखो ये कर्व ऐसा है, फिर इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है यहां पर, तो देखो यहां पर कर्व ऐसा है ना। बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो देखो ये है, नोड है। अब कुछ क्लियर हो गया, डायग्राम समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन px ऑर्बिटल इज 0 इन दी विच ऑर्बिटल। इसको ऐसे समझेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, क्लियर। अगर ये px ऑर्बिटल है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में ही तो अलाइन होंगे ना, सारे के सारे px में होंगे। तो कहाँ नहीं होंगे, y में नहीं होंगे और z में नहीं होंगे। और y एक एक्सिस है, z एक एक्सिस है, और दोनों को मिला देंगे तो yz एक प्लेन बनेगा। तो yz प्लेन में px के इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो नोड कहलाता है, और जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो नोडल प्लेन कहलाएगा। तो px के लिए नोडल प्लेन क्या बना, yz। साइमल्टेनियसली अगर मैं साथ साथ एक बार और डिस्कस करना चाहूं कि चलो बताओ py के इलेक्ट्रॉन
कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ सर वाई एक्सिस में पाए जाएंगे। मैं बोलूँगा कहाँ नहीं पाए जाएंगे? तो आप बोलोगे एक्स एंड जेड में नहीं पाए जाएंगे। देन एक्स जेड प्लेन विल बी द नोडल प्लेन फॉर पी वाई। क्लियर हो गया ना सबको? इस तरह से हम नोडल प्लेन के नंबर भी बता सकते हैं और ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बताओ px के सारे इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में है, कहां नहीं है? yz में। तो yz प्लेन एक नोडल प्लेन बनेगा। क्या बोलेंगे इसे? नोडल प्लेन बोलेंगे। तो आगे से टर्म याद रखना नोडल प्लेन, और यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द स्पीसीज बोर्ड्स थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, बोर्ड्स थियरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। ओके, सो हाइड्रोजन, हीलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो प्रोटॉन कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब मैं इसमें से एक प्लस लगा दूं, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 1। क्लियर है? इसी तरह लिथियम, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो प्रोटॉन कितने? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 3। हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो +2 लगा दो। क्लियर? इसी तरह बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो प्रोटॉन 4, तो इलेक्ट्रॉन 4, और हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 3 निकाल दो, तो +3 लगा दो। क्लियर है ना बेटा? यहां से अब यहां से आप मैच करा लो। देखो, हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, Li+2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, Be+3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, He+2 लिखा है, इसके लिए नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, है ना? ये हो गया। समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है, तो आंसर हो गया थर्ड। इसके लिए बोर एटॉमिक थियरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? ठीक है, 0 हो रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द nth एंड n+1 बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1 बोर्स रेडियस, द वैल्यू ऑफ n इज। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो सीखते हैं भाई, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कह रहा है ये डिफरेंस जो है ना nth और n+1 बोर रेडियस का हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल है बेटा? n-1 बोर्स रेडियस के बराबर। अच्छा, हमें पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, हम सबको पता है बेटा, है ना? तो इसका जो डिफरेंस हम ऐसे लिखेंगे n+1 स्क्वायर बाई z, लेकिन z तो 1 है तो लिख नहीं रहा, -n। क्यों ऐसा करना पड़ा बेटा हमें? क्योंकि कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू इसका n-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई z, z इज इक्वल टू 1। तो अपन इधर लिख नहीं रहे हैं। अब इसको ओपन करो, a² + b² + 2ab और a² + b² - 2ab वाले से, फॉर्मूले से। तो n² + a² हो गया, b² 1 + 2ab माइनस n² इज इक्वल टू n² + 1 - 2n। क्लियर? अब यहां से देखो n² ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? और अब हम क्या कर सकते हैं? +1 यहां भी, +1 यहां भी, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2n इधर लेके आ जाएं, ठीक, कितना हो जाएगा? 4n इज इक्वल टू n²। n से n कैंसिल आउट कर लिया, n कितना आ गया? 4 आ गया। लो, वैल्यू आ गई भाई, यहां तो वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है ना बेटा? तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे जितने हमें करने थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं, है ना? अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर रह भी गए होंगे तो हम जो दूसरे वाला फेज होगा 1000 क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा फेज, उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, साथ साथ लग करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाओ, है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम तक इस चीज़ को कवर करो, शेयर करो अच्छे से, हम सब मिल के अपना सिलेक्शन लेते हैं, है ना? क्योंकि अभी जो हमारी लाइफ है ना, हम सब 12th पास हैं यार, है ना? या कुछ बच्चे अभी स्ट्रगल कर ही रहे होंगे, हमें इससे निकलना है यार जल्दी, इधर लाइफ है नहीं कुछ, है ना? मेडिकल कॉलेज पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है इकट्ठा कर लो, है ना? सब समेट लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो, है ना? एकदम मतलब आग लगी रहनी चाहिए, वो वाला काम करना है। ठीक है, तो जम के सब लोग लग जाओ। आज का सिलेबस यहीं तक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो मिस नहीं करना है लेक्चर, जम करके साथ में काम करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेना है, फोड़ना है इस बार बेटा, है ना? चलो फिर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।